नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रयासी रिपब्लिक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में दोस्तों हम सन 1857 की उस महान क्रांति की बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस 1857 की इस महान क्रांति में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य उस समय कैसा था और साथ ही साथ बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन, बिहार का क्या योगदान रहा है, बिहार के कौन से वे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और भाग लेने के पश्चात अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और साथ ही साथ अपना जो है परचम लहराया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सन 1857 की क्रांति की। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, तीन प्रमुख चीज़ है इसके कारण, राजनीतिक घटनाक्रम और परिणाम। इन तीनों की चर्चा करेंगे और हम संक्षेप में चर्चा करेंगे क्योंकि ये क्लास जो है फिल्म्स ओरिएंटेड क्लास है, फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। तो ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की नहीं करेंगे, हम संक्षेप में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कारण की बात करते हैं। इस कारण की अगर हम बात करें तो समान सी भाषा में आप समझ लीजिए कि कोई भी बड़ी क्रांति जो होती है, और 1857 की क्रांति को तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है दर्जा दिया जा चुका है और ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है दर्जा दिया गया है। तो कोई भी जो महान क्रांति, कोई भी जो बड़ी क्रांति होती है, इसके पीछे एक व्यापक उद्देश्य निहित होता है। तो इसके कारण भी जो है कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, कारण भी जो है अपने आप में काफ़ी गूढ़ होगा, काफ़ी व्यापक कारण होगा और कोई एक कारण न होकर कई सारे कारणों का जो है सम्मिलित परिणाम होगा, इस तरह की क्रांति जो है उत्पन्न होगी। ठीक इसी तरीके से जैसे बारिश होने से पहले जो है मेघखंड यानी बादल के जो अलग अलग टुकड़े जो इकट्ठा होते हैं, आपस में इकट्ठा होने के बाद वो दशा बनाते हैं, वो अनुकूल दशा बनती है ताकि तेज मूसलाधार बारिश हो सके। तो अंग्रेजों के ऊपर जो बारिश होने वाली है, इस क्रांति की जो बौछार होने वाली है, इसके लिए बादल जो है लंबे समय से भारत में इकट्ठा हो रहे थे, यानी कारण जो थे वो लंबे समय से इकट्ठा हो रहे थे, बहुत सारे कारण थे और इन्हीं कारणों का सम्मिलित परिणाम है सन 1857 की क्रांति। अब कारणों को अगर हम संक्षेप में समझें तो ये कारण बहुत तरह के हैं। सामाजिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं, सैन्य कारण भी हैं और अंत में जो एक प्रमुख कारण बन जाता है जिसे आप तात्कालिक कारण कहते हैं, उसे कहते हैं चर्बी लगा कारतूस का प्रयोग। क्या कहते हैं? चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ये जो है तात्कालिक कारण है। तो हम कारणों की ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, कौन कौन से कारण हैं, बस आप संक्षेप में इसे समझ लेंगे। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ये जो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता है, सन 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण माना जाता है, यानी कि करेंट रीजन माना जाता है, क्योंकि आग जो है वर्षों पहले ही जो थी लग चुकी थी और सीने में आग जो है ऑलरेडी जल रही थी। आग को सीने से बाहर निकलने के लिए जो ये काम करता है वो चर्बी लगे कारतूस की घटना जो है, उस सीने में जो आग लगी हुई थी उस आग को जो है बाहर निकाल देता है, यानी धरातल पर ले आता है और क्रांति का वो विस्फोट कर देता है। अब मैं सामाजिक कारणों और राजनीतिक कारण, ये धार्मिक कारण, ये दूसरे अन्य कारणों की यहाँ जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्स में हो जाएगी फिर, और वो अभी आपके लिए रेलिवेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं केवल यहाँ एक ही कारणों की चर्चा करूँगा, जो है कि चर्बी लगे कारतूस का जो प्रयोग हो रहा था उसने किस तरीके से घी में लगी आग को जो है वो और भी ज़्यादा जलाने का काम किया या बढ़ाने का काम किया। बस आप इसे समझ लें। दरअसल होता क्या है कि कुछ वर्ष पहले या सन 1856 में कह लीजिए आप, एक जो है सन 1856 के अंतिम समय में, यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना है और नवंबर दिसंबर के महीने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक नए किस्म की राइफ़ल जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है सेना के लिए, यानी कि सेना के लिए एक नए किस्म का राइफ़ल जो लॉन्च किया जाता है आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, जिसे हम कहते हैं एनफील्ड राइफ़ल। क्या कहते हैं? एनफील्ड राइफ़ल। और यही से पृष्ठभूमि बनती है एनफील्ड राइफल। पुराने राइफल को जो है ब्रिटिश आर्मी रिटायर्ड कर रही है और इस एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रिटिश आर्मी में कि अब एक नए किस्म के राइफल का जो है प्रयोग किया जाएगा।
इस राइफ़ल की एक जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो कार्टिडेज यानी कि इसमें जो आप कारतूस का जो प्रयोग करते हैं उस कारतूस में जो है चर्बी का प्रयोग किया गया था। और राइफ़ल में बारूद भरने से पहले ये जो चर्बी जो था उसको मुंह से खींचकर जो है हटाना पड़ता था, ठीक है। उस चर्बी को मुंह से जो है काटना पड़ता था और काटने के पश्चात जो है उसके बाद जो है उसमें जो है बारूद जो है बंदूक में भरा जाता था, तब जाकर उसे फायर किया जाता था। ये थी एनफील्ड राइफ़ल की विशेषता। तो सैनिकों के दरमियान जो है एक ये अफवाह फैल गई थी और ये वास्तव में सच्चाई भी थी कि इस चर्बी वाले कारतूस में या तो गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ है या फिर सूअर के चर्बी का या फिर दोनों चर्बी का प्रयोग हुआ है। क्योंकि भारत में जाति प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी, धार्मिक कर्मकांड जो थे लंबे समय से चले आ रहे थे, तो गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। आज भी आपको ये पता होगा, आज भी आप जो है गाय को पवित्र मानते हैं, हिंदू लोग जो है इसे पवित्र मानते हैं। तो गाय की चर्बी को अपने दांत से काटना या अपने मुंह में लेना ये पूरी तरह से धार्मिक अपमान था हिंदुओं का। ठीक उसी तरीके से इस्लाम में जो है सूअर को हराम माना जाता है, वर्जित है, इसलिए सूअर की चर्बी का अगर प्रयोग किया गया था उसमें तो ये इस्लाम के लिए भी पूरी तरह से यानी मुसलमानों के लिए भी पूरी तरह से ये चीज़ वर्जित था। और चूँकि हिंदू उस समय बहुसंख्यक थे, इसके अलावा जो है ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिमों की भी भर्ती हो रही थी तो मुस्लिम भी थे, तो इन दो लोगों का जो है और ख़ास करके हिंदुओं में जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे, संभ्रांत कहने का मतलब है जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे या ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, इनकी संख्या जो था उस समय जो है सेना में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में जो था इन्हें लगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को लगा कि एक ये कुषड्यंत्र है, एक ये कंस्पिरेसी है ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश सरकार की जो है ये जो है कंस्पिरेसी है, वो हमारा जो है धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हमें जो है समाज से और जाति से बहिष्कृत करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कार्टिडेज में, इस कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया है, गाय की चर्बी का और प्लस सूअर की चर्बी का। यहीं से जो है विद्रोह जो है सैनिकों का जो है विद्रोहात्मक रूप जो है वो शुरू होता है और आगे चलकर 1857 की क्रांति में जो है वो तब्दील हो जाता है। बैरकपुर छावनी है और ये बैरकपुर छावनी जो है वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ये बैरकपुर छावनी है और इस बैरकपुर छावनी में जो है एक सिपाही है मंगल पांडे, रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आपको पता होगा मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे इसी बैरकपुर छावनी के एक सिपाही हैं, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही कारण थे। 1857 की क्रांति के कोई एक कारण तो थे नहीं, ये जो कारण मैं बता रहा हूँ, जो चर्बी वाली जो घटना है यानी कि कारतूस में जो चर्बी का जो प्रयोग हो रहा है, ये जो घटना है अपने आप में तात्कालिक कारण यानी कि करंट रीजन है, ना कि बेसिक रीजन है। बेसिक रीजन तो इसके समाज में छिपा हुआ है, सामाजिक कारणों में छिपा हुआ है, राजनीतिक कारणों में छिपा हुआ है, सैन्य कारणों में छिपा हुआ है, साथ ही साथ जो है धार्मिक कारणों में जो है छिपा हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ नहीं की क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। तो चर्बी लगे कारतूस की जो है वो घटना होती है। तो चर्बी वाला कारतूस में क्या प्रयोग किया जा रहा था ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब जो है मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी यानी कि बंगाल में जो है अपॉइंटेड है, वहाँ के एक सिपाही हैं, ठीक है। वहाँ के सिपाहियों के द्वारा इस चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से जो है इनकार कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम इस तरह के कार्टिडेज यानी कि कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। और उसमें मंगल पांडे भी शामिल हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जो था भावनात्मक रूप से जो था सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा था, उनके धर्म पर जो है पूरी तरह से जो है प्रहार किया जा रहा था, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, ऐसा इन सैनिकों का मानना था। तो ऐसे में मंगल पांडे भी जो है इसके प्रयोग से जो है इनकार कर देते हैं और भवावेश में जोश में आकर मंगल पांडे जो है क्या करते हैं तो गोली मार देते हैं दो जो है अंग्रेज अधिकारी जो होता है इन्हें वो गोली मार देते हैं, जिससे जो है गोली मारने की वजह से जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और मंगल पांडे को, ठीक है, ये घटना जो है 29 मार्च 1858 की है। 1857 की है, 58 नहीं, 29 मार्च 1857 की यह घटना है जब मंगल पांडे जो है अपने दो बड़े अधिकारी को गोली मार देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है 29 मार्च 1857 को।
बदले में क्या होता है कि मंगल पांडे के विद्रोह के कारण मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और बहुत जल्द यानी कि त्वरित गति से जो है कोर्ट में सुनवाई होती है। और 8 अप्रैल 1857 का समय है जब मंगल पांडे को जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। और मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया जाता है तो इस प्रकार से मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति के पहले वीर सपूत हो जाते हैं। पहले वो भारतीय बन जाते हैं, पहले वो भारतीय वीर सपूत बन जाते हैं जिनका बलिदान होता है 1857 के इस क्रांति में। अभी जो है विद्रोह पनपी नहीं है, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल का महीना जैसे तैसे जो है वो निकल जाता है। सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस है क्योंकि ये खबर दूसरे जगह भी फैल गई है और जितने भी रेजिमेंट्स हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, जहाँ कहीं भी सैनिक जो है कार्यरत हैं, वो लोग और साथ ही साथ असैनिक लोग, जो असैनिक लोग कहने का मतलब जो सिविलियन पर्सन है, उनके मन में भी अंदर ही अंदर जो उद्वेलना पैदा हो रही है, अंदर ही अंदर जो वो भी जो है काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी नाराज़गी है अंग्रेज सरकार के प्रति। तो अंतिम रूप से जो फाइनल विस्फोट होता है वो विस्फोट होता है 10 मई 1857। 10 मई 1857, 10 मई 1857। और जगह क्या है? तो जगह है मेरठ। मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मेरठ वो जगह है और डेट है 10 मई 1857, जिस दिन 1857 की क्रांति का जो है शुभारंभ होगा। मेरठ में जो छावनी है अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश आर्मी की जो छावनी थी, उसमें जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और 3 LC पैदल सैनिक जो थे, इन दोनों के सैनिकों के द्वारा वहां विद्रोह कर दिया जाता है और अपने जो बड़े अधिकारी होते हैं यानी कि जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं इनके ऊपर ये बंदूक तान देते हैं और गोली चलती है। इस गोली चलने की घटना में जो है कुछ अंग्रेज जो है वो मारे जाते हैं। इसके बाद जो है 10 मई 1857 को वहाँ से विद्रोही जो होते हैं, विद्रोही सैनिक, वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी दिल्ली की ओर कूच करते हैं। 11 मई 1857 का टाइम है। 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। पैदल ही ये जो है दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उस समय जो है मुग़ल बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफ़र है या बहादुर शाह द्वितीय है। जब ये बहादुर शाह द्वितीय के महल में प्रवेश करते हैं, उस लाल किले में जब ये प्रवेश करते हैं और अपनी बात जो है बताते हैं, तो सच कहिए तो बहादुर शाह जफ़र जो है वो खुद जो है भौचक रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, स्टंट हो जाता है कि ये क्या हो गया, मुझे तो इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं थी। और काफ़ी मान मनोबल के बाद बहादुर शाह जफ़र जो है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, जो विद्रोह हो रखा है, जो सैनिकों ने विद्रोह कर रखा है, उसका नेतृत्व हम संभालते हैं। इस तरीके से बहादुर शाह जफ़र जो तत्कालीन मुग़ल सम्राट है भारत का, वो इस विद्रोहियों का जो है नेता बन जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफ़र में वो योग्यता नहीं थी जो कभी औरंगज़ेब में थी या अकबर जैसे पर्सनालिटी में थी या फिर बाबर में देखने को मिला। अगर वो योग्यता होती तो हो सकता था 1857 की क्रांति का जो परिणाम आया वो परिणाम कुछ ज़्यादा सुखद होता, बेहतर होता। लेकिन बहादुर शाह जफ़र जो है वो बूढ़ा हो चुका है और उसे खुद ही नहीं पता है कि क्या कुछ हो रहा है और आगे चलकर क्या कुछ होगा, यानी कि एक बेहतर जो है प्री प्लानिंग नहीं है। विद्रोह तो हो गया और सैनिकों ने जोश में भावेश में आकर जो है बंदूक अपने अधिकारियों पर तान दिया, कत्लेआम भी हो गई, गोरे मारे भी गए और ये आकर जो है बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर देते हैं और बहादुर शाह जफ़र जैसे स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन कोई विस्तृत प्लानिंग नहीं है कि इसको आगे कैसे ले जाना है और भविष्य में अगर हम असफल होते हैं या फिर हमें सफलता मिलती है तो फिर क्या करना है, किस तरह की व्यवस्था को लागू करना है, ऐसा कोई भी फ़िलहाल प्लानिंग नहीं है। इस प्लानिंग के अभाव में भी ये विद्रोह जो है बेचारा असफल हो जाता है। नहीं तो संभव था अगर अच्छा वेल प्लानिंग होता और अच्छी जो है नेतृत्व मिलती सभी लोगों का और सभी लोग यूनाइट होते, पूरे भारतवर्ष के लोग अगर यूनाइट होते तो संभव था कि 1857 में ही हम आज़ाद हो जाते और अगले 100 वर्ष तक हमें अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहना पड़ता है। तो 11 मई 1857 की ये घटना है जब ये विद्रोही जो है मेरठ से कूच करके दिल्ली प्रस्थान करते हैं और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित करते हैं और यहाँ से क्रांति की जो है शुरुआत हो जाती है। तो ये तो है राष्ट्रीय परिदृश्य।
जब क्रांति की शुरुआत हो जा रही है 1857 की क्रांति, और देखते ही देखते संपूर्ण उत्तर भारत में जो है क्रांति की लहर दौड़ जाती है और जगह जगह ये क्रांति जो है विस्फोटित रूप में, विस्फोटित मुद्रा जो अख्तियार कर लेती है, जगह जगह इस क्रांति का जो है विस्फोट हो जाता है। अब ये विस्फोट जो है बिहार भी पहुंचता है। अब जब विस्फोट इतनी बड़ी हुई है तो इसकी क्रांति जो है, क्रांति की लौ जो है या चिंगारी कह लीजिए, वो बिहार भी पहुंचेगी, ऑब्वियसली है। तो ये बिहार भी पहुंचेगी। बिहार कब पहुंचेगी? तो ये समय है 7 से लेकर 12 जून, उसी वर्ष 7 से लेकर 12 जून 1857। 7 से 12 जून 1857 के बीच में इस क्रांति की चिंगारी जो है बिहार पर भी, यानी बिहार की धरती पर भी आकर पड़ती है। और उस समय का बिहार जो था, एक तो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और बिहार उस समय कंबाइंड था, यानी आज का जो झारखंड देख रहे हैं आप और जो बिहार देख रहे हैं, दोनों कंबाइंड था, दोनों संयुक्त थे। तो बिहार का हिस्सा भी झारखंड था। तो क्रांति की जो बिगुल बिहार में फूकी जाती है 7 से लेकर 12 जून के बीच में, इसकी शुरुआत जो होती है वो देवघर से होती है, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई 1857 की, वो कहाँ से शुरू हुई? तो अगर ज़िले का नाम होगा तो आपको जो है देवघर बताना है, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है। अगर गांव का नाम पूछ दिया जाए तो देवघर में वो गांव है रोहिणी। कौन सा गांव है? रोहिणी। रोहिणी वो ग्राम है, यानी कि वो गांव है जहां से विस्फोट जो है शुरू होती है बिहार के धरती पर। रोहिणी गांव में 23वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान लोग हैं। वहाँ जो है ब्रिटिश आर्मी जो है डिप्लॉयड है, वहाँ ब्रिटिश आर्मी का कैंट है ऑलरेडी। तो वहाँ 23वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो है वहाँ विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है बिहार की धरती पर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। आगे चलकर ये विद्रोह, चूँकि अब 1857 की क्रांति की जो है लो जो है, ये चिंगारी जो है वो बिहार भी पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे बिहार के अन्य जिलों में भी इसका जो है विस्तार होगा, और ऐसा ही होता है। जो क्रांति देवघर से शुरू हो रही है, इस रोहिणी गांव से शुरू हो रही है, और धीरे धीरे फिर इसका जो है विस्तार होता है। और जब हम पटना आते हैं तो 3 जुलाई की डेट है, 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 का जो है डेट है। 3 जुलाई को पटना में भी जो है वो विद्रोह हो जाता है। और पटना में जो विद्रोह हो जाता है, कौन करता है? तो पटना में जो विद्रोही नेता हैं वो हैं पीर अली। एक मुस्लिम है पीर अली जी, जो कि विद्रोही नेता हैं, और ये पटना सिटी के रहने वाले हैं। फिलहाल जो आप पटना सिटी देख रहे हैं वहाँ के रहने वाले हैं। और ये पुस्तक विक्रेता हैं, किताब की इनकी दुकान होती है, पुस्तक विक्रेता हैं। और ये जो है यहाँ से 1857 का जो है बिगुल फूंकते हैं पटना से। जल्द ही पीर अली को जो है पकड़ लिया जाता है, और पीर अली का साथ देने के लिए दूसरे अन्य साथियों को भी पकड़ लिया जाता है, और इन्हें भी जो है फांसी के तख्ते पर जो है चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से पीर अली जो है वो शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इसके बाद यही एक चिंगारी रुकती नहीं है। अब चूँकि शुरू हो चुकी है, देवघर से स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी, अब ये पटना में आते हैं। पटना में भी शुरुआत हो जाती है। तो पटना से सटा हुआ मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में भी क्रांति की जो चिंगारी है वो पड़ती है, यानी क्रांति की चिंगारी वहाँ भी जाती है। तो वहाँ भी के जो सैनिक थे, जो मुजफ्फरपुर में डिप्लॉयड थे, जो मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, वो भी ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश आर्मी के जो है नीतियों के खिलाफ जो है लंबे समय से आंदोलनरत थे, और मन में उनका भी जो था रोष था, यानी गुस्सा था। तो इस गुस्सा का प्रस्फुटन 1857 की इस क्रांति में देखने को मिलेगा। तो वो भी असंतुष्ट थे, इसलिए वो भी जो है क्रांति का बिगुल मुजफ्फरपुर से फूंक देते हैं। तो इस तरीके से मुजफ्फरपुर में भी आग लग चुकी है, पटना में भी आग लग चुकी है। और पटना में एक जो महान घटना होती है, जिस घटना से जो है वीर कुंवर सिंह जो है इस घटना के पश्चात ही जो है वीर कुंवर सिंह के हाथ में बिहार का कमांड एंड कंट्रोल आता है, ताकि वो सैनिकों का नेतृत्व प्रदान कर सके। वो घटना होती है 25 जुलाई 1857 को। पच्चीस जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857 को पटना का जो दानापुर कैंट है, आज भी दानापुर में कैंट है, आर्मी रहती है, आर्मियों के लिए कैंट बनी हुई है। वो कभी ब्रिटिश रेजिमेंट वहाँ रहा करती थी। तो जो पटना का जो दानापुर वाला एरिया है, वहाँ के जो सैनिक हैं, वहाँ के जो रेजिमेंट थे, उनके द्वारा 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया जाता है।
क्योंकि विद्रोह की चिंगारी पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बहुत तेज़ी से ये फैलती है। जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, चाहे बिहार हो या फिर आप बंगाल हो या फिर झारखंड का एरिया हो या फिर उत्तर प्रदेश का एरिया हो या दिल्ली के सीमावर्ती इलाके हैं वो हो, इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो देखा कि आपने 10 मई को एक घटना घटित हुई, सबसे पहले तो 29 मार्च को एक घटना घटित हुई, मंगल पांडे की घटना। उसके बाद 10 मई को विधिवत तौर से जो है ये विद्रोह शुरू होता है। 11 मई को जो है बहादुर शाह जफर जिसके नेता घोषित कर दिए जाते हैं, और फिर अगले ही महीने में, मई के बाद जो है जून का महीना आता है, जून के महीने में बिहार की धरती से भी शुरू हो जाती है, और जुलाई आते आते वीर कुंवर सिंह जो है इसको लीड करने लगते हैं, बिहार की धरती से लीड करने लगते हैं वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति को। तो 25 जुलाई 1857 का वो दिन है जब दानापुर कैंट के सिपाही, जो ब्रिटिश रेजिमेंट के सिपाही थे, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और विद्रोह कर वो भी जो है वहाँ से विद्रोह कर जो है कूच करते हैं, और इस भगदड़ में कुछ अंग्रेज वहाँ भी मारे जाते हैं। तो जब अंग्रेज़ों की हत्या कर वो आगे चलकर पहुँचते हैं, इसी 25 जुलाई के दिन पैदल ही कूच कर पहुँच जाते हैं शाहाबाद, और शाहाबाद के ही जो है बाबू कुंवर सिंह है जो वहाँ के जागीरदार हैं। शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि आज आरा कहते हैं इसे आप। शाहाबाद में पड़ता है जगदीशपुर, और इसी जगदीशपुर के जो है ज़मींदार हैं बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ से ये सैनिक कूच कर जगदीशपुर जाते हैं, और जगदीशपुर जाकर जो है वीर कुंवर सिंह को अपनी बात बताते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, यानी आप हमारा जो है नेता हैं, और आपके पीछे पीछे आपके नेतृत्व में जो है, आपके मार्गदर्शन में जो हम इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। वीर कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर से जो है इसको लीड करने की शुरुआत हो जाती है, यानी इसको नेतृत्व दिया जाने लगता है, और वीर कुंवर सिंह के नेता, विद्रोहियों के नेता बन जाते हैं बिहार वाले क्षेत्र में। और यही जो 1857 की क्रांति के बिहार की भूमि से सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। इनके नाम से आप परिचित हैं, इसलिए बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह, जिसे कि लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी बिहार का शेर भी कहा जाता है, एक जगदीशपुर के ज़मींदार हैं, और ये यहाँ से क्रांति का जो है तलवार उठा लेते हैं, और इनके पीछे पीछे सैनिक चल पड़ते हैं। होता है क्या है कि 2 दिन के पश्चात 27 जुलाई 1857 को 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है आरा पर नियंत्रण कर लिया जाता है। आरा जो है वीर कुंवर सिंह के कंट्रोल में आ जाता है, यानी जो आरा डिस्ट्रिक्ट है, शाहाबाद का जो एरिया देख रहे हैं आरा, वो आरा ज़िला जो है वीर कुंवर सिंह के नियंत्रण में आ चुका होता है, और अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुका होता है। इससे अंग्रेज़ जो है घबरा जाते हैं, अंग्रेज़ में काफ़ी बेचैनी और बैकुलाहट पैदा हो जाती है कि ये क्रांति जो है जो शुरू हुई थी मेरठ से, अचानक से देखते ही देखते पूरे इंडिया में फैल रही है। तो आरा जो है अब जो है वीर कुंवर सिंह के नियंत्रण में आ चुका है, कुंवर सिंह नियंत्रित कर रहे हैं, और अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। तो इसी घबराहट में 30 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों के द्वारा जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी कि सैन्य कानून लागू कर दिया जाता है बिहार में। बिहार के ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की विद्रोह पनप रहा था, चाहे आरा का एरिया हो, पटना का एरिया हो, एक तिरहुत प्रमंडल वाला एरिया हो, चंपारण का एरिया हो, जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अंग्रेज़ के द्वारा फिर से जो है आरा को कैप्चर करने का प्रयास किया जाता है, और इस प्रयास में अंग्रेज़ों को सफलता मिलती है। तो आरा जल्द ही जो है फिर कुंवर सिंह के नियंत्रण से निकलकर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाता है। तो इस तरीके से आरा, जो कि वीर कुंवर सिंह के नियंत्रण में आ चुका था, वो निकलकर फिर से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाता है।